to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So this is the next part of the local area network and the previous part link available in the description box. All parts are very compatibility clear with the local area network strategy and the aspects of the computer network with your future reference capabilities. So kindly see the previous parts and all the videos, and if you have any type of question, don't hesitate to ask any questions. Kindly comment it to the comment box. Reply will be definitely given within the 24 hours. So now we will discuss about the next part. The next part said that about the bridge protocol architecture. In the previous part we was discussed about the basics of the bridge protocol architecture that is dependent on the again standard of the IEEE, but the model series of the IEEE number is the 802.1D. So operates at the medium access control level layers. स्टेशन एड्रेस होते हैं इसमें और लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर्स का काम होता है विद द लैन फिगर. सेंटर फॉरवर्ड जो सारा काम होता है फिजिकली जिसने भी इसको देखना होता है, सोर्स साइड और डेस्टिनेशन साइड दोनों तरफ यूजर है और यूजर के बाद लोकल जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल आएगी, मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस आपके सिस्टम का आएगा, देन फिजिकल जो आपने टोपोलॉजी एंटर करवाई होगी उसका आएगा. आइदर इट्स द फिजिकल बस, आइदर इट्स द लॉजिकल बस, आइदर इट्स द लॉजिकल रिंग और इट्स द स्टार टोपोलॉजी. व्हाटएवर इट इज द इथरनेट कैन बी चूज over here, we can use over here. So यहाँ पे हम T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T5, T8 देख रहे हैं. बेसिकली देखो T1 और T8 जो है वो कॉम्बिनेशन है यूजर का. T2 टू T7 अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वो है लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो हेडर साइड की लगी हुई है और ये यूजर के डेटा की हमारे पास आ रही है T7 से उसकी. और जो बैक लेयर है फ्रॉम द T3 टू टिल T6, T3 टू टिल 3-6 तो है ही है, बीच में T4 T5 भी है क्योंकि फिजिकल एड्रेसिंग भी मैक एड्रेसिंग से ही आती है. अगर फिजिकली कोई मशीन है तो मैक एड्रेस अवेलेबल हो सकता है, अगर फिजिकली एड्रेस नहीं है तो मैक एड्रेस भी अवेलेबल नहीं हो सकते. सो ऑन दैट टाइम T3 T6 एंड T4 T5 सारे आएंगे मैक हेडर विद द मैक टेलर. ट्रेलर है आपका जो आप डेटा लिंक लेयर की हेल्प से फ्रेम्स में कन्वर्ट करके दो फ्रेम्स में जैसे कन्वर्ट किया आपने डेटा. फॉर एग्जांपल इफ इट इज द फ्रेम तो यहाँ पे हेडर लगेगा, यहाँ पे टेलर लगेगा और सेंटर फॉरवर्ड हमारा मैक लेयर वर्किंग कर रही है. यहाँ पे हेडर है क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट जाना है, यहाँ पे ट्रेलर है ताकि रिप्लाई बैक रीअसेंबली हो सके अगर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. फर्स्ट इसका आर्किटेक्चर है, ऑपरेशन परफॉर्म इस तरह से करने हैं. अगर यूजर को डेटा भेजना है तो कॉम्बिनेशंस बनाओ, अगर आपको यूजर को डेटा हेडर के हिसाब से भेजना है तो ये कॉम्बिनेशन बनाओ. अगर आप चाहते हो कि रीअसेंबली बार बार ऑप्शन को लिए ना आए तो ऑपरेशन आप ये भी परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क. एंड द नेक्स्ट पार्ट है कि अगर आप इसी में ही मीडियम हब शेयर कर रहे हो कहीं लैन में सेंटर फॉरवर्ड एरिया में तो क्या करना है, सेंट्रल हब रखो हमेशा. हब को रीट्रांसमिशन के लिए इनकमिंग सिग्नल्स टू द ऑल आउटगोइंग लाइंस को जाने चाहिए. अगर इनकमिंग सिग्नल सबको जा रहे हैं आउटगोइंग लाइंस को तो डेफिनेटली ये भी आपको स्टार्टअप देना पड़ेगा और वन स्टेशन एट अ टाइम ट्रांसमिट करेगा विद द 10 Mbps लैन एटलीस्ट, जो हमने कल भी देखा था कि तो 10 Mbps लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इथरनेट फाइबर ऑप्टिक्स हो या कोएक्सियल इससे कम के साथ नहीं चल सकती. सो विद द शेयर्ड मीडियम हब अगर हम इसके आर्किटेक्चर की अब कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो टोटल कैपेसिटी लैन को उठा रहा है 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड और जितने भी सिस्टम है सबकी कैपेसिटी इतनी है, चाहे वो उसके पास ज़्यादा आ रहा है, इनकमिंग आ रही है या आउटगोइंग जा रही है, सबको रीट्रांसमिशन के लिए लाइन देते टाइम रूल ये है कि आपको हमेशा ही रूल में 10 Mbps का डेटा रेफर करवाना ही पड़ेगा, चाहे आप लैन के ब्रिज आर्किटेक्चर में एंटर कर चुके हो. लेयर 2 स्विच पे क्या होता है, अगर आप 2 सेकेंड पार्ट पे एंटर कर जाते हो कि सेकेंड पार्ट पे क्या था कि हमने मैक लेयर भी लेनी है और लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर का भी लेना है, तो उसमें आपको रिपीटर्स भी लगाने पड़ेंगे जो काम करेंगे स्विच का, जो कि हब खुद करती है. और स्विच एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है जो इनकमिंग फ्रेम में स्विचेस की एंट्री देंगे विद द आउटगोइंग लाइंस, और जो बाकी लाइंस बच जाएंगी जिसपे कोई आपकी ट्रांसमिशन
वन लाइन नहीं चल रही, बार बार कोई ट्रांसमिशन कर रहा है, चैनल चेक कर रहा है कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ऐसी कोई भी डेडिकेशन चीज चल रही है तो कैपेसिटी में आपका काम चलेगा। सो इसमें कोई भी इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर वर्क नहीं कर रही होती, क्योंकि मैक लेयर वर्किंग ही वहां करती है जहाँ पे आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और इसमें हमने स्विचिंग हब लगाई है, हब की तरह ट्रीट कर रही है। स्विच लगा दिया सेंटर फॉरवर्ड जो कैपेसिटी को रेंज को करेगा, और n/10 का मल्टीप्लेक्सर चल रहा है कि आपका काम जो है वो 10 मेगाबिट से पर सेकंड से कम होना ही नहीं चाहिए। और लाइन डेडिकेटेड भी चल रही है, इधर देखिए वो रिट्रांसमिशन कर भी रही है, इधर से ले रही है, इधर डेटा दे रही है, इसको भी दे रही है, इसको भी दे रही है, चाहे वो सेम टाइम पे सबको डेटा दे रही है। नो इशू फॉर दैट, बिकॉज ऑफ की डेडिकेटेड लाइन कैपेसिटी का जो स्विच सेंटर रिपीटर लगा दिया गया कि वो रिपीट करेगा चीज़ों को। तो लेयर 2 में आप ये एंट्री भी करवा सकते हो कि अगर आप चाहते हो एक मशीन सबको ट्रांसमिट करे, कर सकती है। एक मशीन एक के साथ करे, वो पिछला पार्ट था। एक मशीन सबके साथ करे, लेयर 2 का एनहांस पार्ट है। अब टाइप्स ऑफ लेयर 2 स्विच में और क्या वर्किंग करता है कि बफर डेफिनेटली बनता जाता है, क्योंकि आप एक की बजाय 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 कितनों को ही डिलीवरी कर रहे हो जब ट्रांसमिशन चल रही है। तो उस टाइम के ऊपर इनपुट एक्सेप्ट होती है बफर ब्रीफली, देन आउटपुट में एंट्री जाती है, तो बफर में एंट्री जाती जाती है। कट थ्रू स्विच इज दैट की आपके पास डेस्टिनेशन का एड्रेस होना चाहिए स्टार्टिंग फ्रेम में, रिकॉग्निशन होनी चाहिए उस फ्रेम की आउटपुट लाइन की कि आप किसको भेजने वाले हो रीसेंटली। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की ही है कि हेडर होगा, अगर टेलर होगा तो फिर डेफिनेटली हेडर और टेलर के पार्ट में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन सेंटर फॉरवर्ड में से बाहर नहीं जा सकती। इधर वो सेंट्रल हब स्विच लेयर 1 की वर्किंग हो, लेयर 2 की वर्किंग हो, स्विच के साथ वर्किंग हो, या फिर रिपीटर्स के साथ वर्किंग हो। हब के साथ भी कर सकता है वर्किंग, हमने देखा है। इधर हम रिपीटर के साथ भी देखा है कि वन इनपुट इनपुट आ रही है, वन आउटपुट जा रही है, इनगोइंग भी आ रही है, इनकमिंग भी, आउटगोइंग भी। इसमें हम देख रहे हैं कि इनकमिंग फ्रेम की आउटपुट लाइन के थ्रू एड्रेस रिकॉग्नाइज करके आएगी, क्योंकि डेस्टिनेशन का एड्रेस प्रॉपर होगा तो ट्रेलर में आपको वो एंट्री मिल जाएगी, जैसे लिंक लिस्ट में होता है आपके पास कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी है, ये उसी टाइप का सिस्टम है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या वो प्रोपेगेट कर पाता है कुछ फ्रेम्स में, कि कहीं कुछ कोई एंट्री छूट तो नहीं जाएगी अगर एक ही सबको रीडिफाइन करवा रहा होगा, रिट्रांसमिशन करवा रहा होगा। तो क्वेश्चन उठता है वाई, क्यों होगा अगर ऐसा होगा तो आंसर है हमारे पास कि लेयर 2 स्विचेस अगर ब्रिज के साथ चलती है तो ये हट सकती है, जो हमारे पास प्रोपेगेशन डिले अभी स्टार्ट होना है अगर उसमें। तो अब हम इसकी डिफरेंस देखते हैं कि अगर स्विच के साथ लेयर 2 वर्किंग करती है या ब्रिज के साथ करती है तो किस तरह की एनहांसमेंट आती है। सबसे पहला पार्ट है कि ब्रिज फंक्शनली ऑल्सो एग्जिस्ट करता है लेयर 2 पे, अभी हमने पढ़ा नहीं था आर्किटेक्चर में, देखा नहीं था आपने, बट ये भी करता है लेयर 2 के ऊपर काम, और स्विच हमने देख ही लिया कि वो करता है। डिफरेंस ये है कि ब्रिज जो एनालाइज करता है वो फॉरवर्ड करता है 1 फ्रेम एट ए टाइम, एक फ्रेम। तो जो स्विच जो है वो मल्टीपल पैरेलल डाटा पाथ्स को दे सकता है। हमने अभी देखा कि वो इनकमिंग एक से लेके मल्टीपल को आउटगोइंग देता है, ये स्विच का अपना पार्ट है। और ब्रिज जो है वो वन फ्रेम होता है, ये आपका मल्टीपल पैरेलल डाटा पाथ्स के साथ वर्किंग करता है। ब्रिज जो है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड ऑप्शन है, मीन्स कि इनकमिंग टू आउटगोइंग वन बाय वन जा रहा है, तो एड्रेस भी वन बाय वन कन्फिगर हो रहा है। स्विच कट थ्रू ऑपरेशन चलाता है क्योंकि उसके पास सारे डेस्टिनेशन के एड्रेस पहले से ही टेलर में डाल दिए जाते हैं, और वो एंट्री वन टाइम ही करता है। ब्रिज इंप्लीमेंट होता है फिजिकल और मैक लेयर के ऊपर, जबकि जो हमारा लेयर 2 का फंक्शन है स्विच, वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर के साथ वर्क करता है। ब्रिज के लेयर में फिजिकल लेयर के साथ ही था मैक लेयर, आर्किटेक्चर में हमने अभी देखा, आप पिछले में देखिएगा थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को, आपको दिखेगा कि आर्किटेक्चर में फिजिकल लेयर मैक लेयर है, और सबसे ऊपर होती है जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल अपर लेयर में आ रही है, और वो लेयर 2 के ऊपर ऑटोमेटिकली स्विच के साथ ज़्यादा बेटर वर्क करती है। ब्रिज जो होते हैं वो आजकल कॉमनली यूज नहीं होते लेयर 2 पे, क्योंकि इसका काम ही ऐसा है कि वन बाय वन पाथ देना, और आप देखो कि होस्ट मल्टीपल है अगर आईपी एड्रेस के पास भी, तो इनकमिंग आउटगोइंग सबको जा रही होती है, मिलियंस ऑफ पीपल को भी। तो इसलिए ब्रिज ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते लेयर 2 में एज कंपैरेटिवली स्विच के।
प्रॉब्लम्स अब देखते हैं कि स्विच अगर लेयर 2 पे हमेशा वर्क करता है तो क्या प्रॉब्लम्स उसे आ सकती हैं। देखिए, अगर लैन बड़ा होता जा रहा है तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आपका ब्रॉडकास्ट ओवरलोड हो सकता है। ब्रॉडकास्ट मीन्स कि वन टू मैनी को जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो उसमें कोई इशू आ सकता है और आपके सामने एक इशू प्रोटोकॉल की हेल्प से जो है वो एंट्री कर जाता है। एड्रेस रिकॉग्निशन प्रोटोकॉल जो होते हैं बेसिकली वो वर्क करते हैं ब्रॉडकास्ट मैनर के साथ कि सबको जिसको दे रहे हो उसकी रीअसेंबली हो सकती है कि नहीं हो सकती। वहां पे इशू आ सकता है अगर लैन बहुत बड़ा हो गया, ब्रिज यूज नहीं कर रहे, आप अलग अलग लैन नहीं बना रहे, अकेला लेयर 2 की स्विच को यूज कर रहे हो, फिर इशू आ सकता है। अदरवाइज लैन में इतना इशू नहीं आता, डिफरेंट डिफरेंट लैन में डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस वर्क कर जाते हैं। सेट ऑफ डिवाइसेस अगर कॉमन होते हैं मैक ब्रॉडकास्ट के और आपके जो एलएलसी कंट्रोल के, लॉजिकल लिंक कंट्रोल के, तो ब्रॉडकास्ट फ्रेम डिलीवरी करता है ऑल डिवाइसेस जितने भी उसके नेटवर्क में अटैच है अगर ब्रिज साथ में वर्क करता है। चाहे कि हमने देखा कि कॉमनली ब्रिज वर्क नहीं कर रहा, बट ब्रिज अगर स्विच के साथ लाइन में वर्क करेगा तो डेफिनेटली डिफरेंट लाइन से कॉन्सेप्ट वो लेयर 2 के साथ भी चला सकता है और लार्ज नेटवर्क में सिग्निफिकेंट होता है तो उसमें ओवरहेड की प्रॉब्लम स्विच को अकेले को आ सकती है क्योंकि स्विच ब्रिज वाला काम नहीं कर सकता, डिफरेंट लाइन को कनेक्ट नहीं कर सकता, अपनी इनर लाइन को कनेक्ट कर सकता है, तो आउटर को कनेक्ट करने के लिए उसको ब्रिज के साथ वर्किंग करनी पड़ती है। सेकंड प्रॉब्लम है कि जो स्टैंडर्ड डिक्टेट होता है कि हमने कोई भी क्लोज लूप नहीं रखनी, कि एक रूट नहीं डिसाइड करो सबको देने के लिए। लिमिटेशन होगी कि अगर वो रूट बिजी हो गया तो आपका पार्ट हमेशा ही चैनल आइडल पोजीशन रेडी वेटिंग रेडी वेटिंग रेडी वेटिंग में जाता रहेगा। तो उस कंसाइज एरिया से बाहर आने के लिए आपका सोल्यूशन ये है कि आप ब्रेकअप नेटवर्क करो, सब नेटवर्क्स में आओ, इंटरनेट प्रोटोकॉल को ऑपरेट करने दो और पैकेट फॉर्म में डेटा डिवाइड कर लो और राउटर्स की पोजीशन से मल्टीपल जब उसके पास रास्ते होंगे जाने के तो वो रेडी वेटिंग स्टेज पे नहीं आएगा, चैनल बिजी नहीं होगा, वो वेट नहीं करेगा कब चैनल फ्री हो और कब वो डेटा जो है वो सेंड करे। तो उस टाइम के ऊपर आपका सोल्यूशन यही है कि आप बड़ा नेटवर्क जो बना रहे हो उसको पैकेट्स में डिवाइड करो और इंटरनेट प्रोटोकॉल की एड्रेस के हिसाब से आप उसकी एंट्री जो है वो राउटर से कनेक्ट करके मल्टीपल राउटर्स की हेल्प से वो आप ब्रॉडकास्ट मीडियम में भेज सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका मैक ब्रॉडकास्ट का फ्रेम जो है उसके लिमिटेड डिवाइस होंगे चाहे, बट सब नेटवर्क की हेल्प से उसको एक हेल्प मिल जाएगी जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो राउटर एरिया है उसका राउटिंग एल्गोरिथम अपने आप वर्क करेगा और आपको मल्टीपल चैनल्स प्रोवाइड करवाएगा। अगर एक पे कोई डेडलॉक की पोजीशन आएगी तो सेकंड चैनल प्रोवाइड कराएगा, सेकंड पे आएगी तो थर्ड प्रोवाइड कराएगा और मल्टीपल रास्तों से आपका डेटा जा सकता है। ये इसका सोल्यूशन भी है। एंड देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द प्रॉब्लम्स विद राउटर्स। जब आएगी आपके पास तो दो तरह के हमारे पास कॉम्बिनेशन है, या तो पैकेट से डिलीवरी करो या फ्लो बेस्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो पैकेट बाय पैकेट हेडर टू ट्रेलर डेटा लिंक लेयर टू नेटवर्क लेयर जब जाएगा मींस मैप टू लॉजिकल लिंक कंट्रोल के पास जाएगा तो राउटर हैंडल कर लेगा। अगर आप उसको सब नेटवर्क में डिवाइड करके भेजते जाओगे, ये इम्प्लीमेंट करोगे तो बेटर रहेगा। और लेयर 3 के स्विच ऑटोमेटिकली जब इंटरनेट सर्विस पे एंटर हो रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जब इंटरनेट सर्विस पे एंटर होंगे तो उसको 1 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड क्यों चाहिए, क्योंकि राउटर ऑलरेडी इन द लैन नेटवर्क पे भी 100 मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड से हाईएस्ट स्पीड पे चल रहा होता है और 1 gigabits per second speed because of the 4G connection, 5G and the future reference connection for the 6G and the 7G। कोई भी कनेक्शन आए उसके लिए 1 gigabits per second की स्पीड आपके टिपिकल लो कॉस्ट एरिया पे आएगी। क्योंकि लो कॉस्ट इसलिए कहलवा रहा है क्योंकि राउटर स्विचेस हर कोई अपनी टेक्नोलॉजी पे उसको दे रहा है और स्विच के अकॉर्डिंग टू हम उसकी स्पीड डिसाइड कर रहे हैं कि अगर वैन पे हो तो 1 गीगाबिट कर दो, लैन पे हो तो आप ऑटोमेटिकली 10 मिनिमम 100 मैक्सिमम ले सकते हो। एंड जो हमारा इथरनेट होता है फास्ट इथरनेट, उसके लिए अगर वॉइस ग्रिड लेना हो तो आपको 100 बेस T4 की एक वायर लगानी पड़ेगी, कैट 3 या कैट 5 केबल जो डिजाइन हुई होंगी जिसमें 3 पेयर्स होंगे कॉपर केबल के जो 33.3 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड से जो है टर्नरी मींस 3 कनेक्शंस एट ए टाइम चलाएगी 8
B6T equals to means 8 bits mapped to the 6 traits, मतलब 8/6 का mugs as per the digital electronics का जो बनाना हो आप इससे बना सकते हो। टोटल 4 पेयर्स होंगे for the bidirectional, for the 2 pairs and 3 pairs के लिए 33.3 megabits per second की स्पीड की CAT3 या CAT5 केबल आप यूज कर सकते हो लैन के अंदर। और है अगर यूनिडायरेक्शनल है आपका कनेक्शन तो उसमें आप 100 मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड आपको रखनी पड़ेगी और 2 लिंक्स देने पड़ेंगे, एक ट्रांसमिशन के लिए एक रिसीविंग के लिए। तो 2 टाइप्स की वहां पे लगेगी, या तो यहाँ पे लगेगी आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल 100 बेस की, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी में कोएक्सियल भी लग सकती है 100 बेस, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स भी लग सकती है। अगर 100 बेस TX पे जा रहे हो आप यूटीपी पे लग रहे हो, अनशील्डेड ट्विस्ट पर लगानी है तो CAT5 लगा लो। अगर अनशील्डेड नहीं लगानी तो 125 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से जो चलती है आपकी वायर उसको आप लगा सकते हो ताकि ओवरहेड ना आए, ब्रेकडाउन्स कम आए, कोलिजन्स कम आए और वायर जो है वो जल्दी खराब ना हो। सो 4 बिट्स एनकोडिंग का 5 बिट टाइम के साथ 4/5 का मार्क्स और 8/6 का मार्क्स था 100 बेस T4 का। एंड लास्ट बेसिक है हमारी ऑप्टिकल फाइबर के लिए कि अगर FX टेक्नोलॉजी में आना है तो फाइबर ऑप्टिक्स चला रहे हो जो इनकोडिंग के लिए यूज होगी तो 100 बेस की आपकी वायर पड़ेगी जो कॉस्टली पड़ जाएगी, लेकिन आपके पास ऑप्शन है ट्विस्टेड पेयर में भी कोएक्सियल में भी, उसी के साथ आपका काम इथरनेट में हो जाता है। बट अगर बहुत फास्ट चलाना है ना इथरनेट को, फिर 100 मेगाबिट्स की स्पीड से शुरू करना है तो आपको ओवरहेड रोकने के लिए इन टेक्नोलॉजी की वायर्स को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आती है टर्न की सेम मैसेज फॉर्मेट। अगर फुल डुप्लेक्स मोड में चलाना हो तो कैसे इफेक्टिव होगा, तो हम उसकी स्पीड डबल कर देते हैं क्योंकि फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से कनेक्शन को फुल परमिशन है कि आपका किसी भी टाइम पे अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकते हो। तो फुल डुप्लेक्स में विद द मोड स्टार्ट टोपोलॉजी अगर चल रही है तो स्विच लगाओ, आप नहीं लगाओ, स्विच ज्यादा इंटेलिजेंट फेसेस होते हैं जो राउटर के साथ वर्क कर लेते हैं। तो CSMA-CD एल्गोरिथम भी की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती, कोलिजन कोई नहीं आता, नो लॉन्गर नीडेड। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं पड़ती, बट स्टेशन को जरूरत पड़ती है उसकी जब ट्रांसमिशन स्टेशन टू स्टेशन होनी है विद इन द लैन। आपके इनर एनवायरमेंट में जरूरत नहीं पड़ेगी, बट विद द डिफरेंट लैन्स विद द ब्रिज कनेक्टिविटी एंड द CSMA-CD की जरूरत IEEE स्टैंडर्ड 802.3.31 एंड 0.31D सब की जरूरत पड़ेगी। आगे बात करते हैं कि अगर और ज्यादा फास्ट चलाना हो तो गीगाबिट्स पर सेकंड की जो बात हुई है कि आपको गीगाबिट्स पर सेकंड में एंटर करना पड़ सकता है जब आप वाइड एरिया नेटवर्क में आते हो, क्योंकि वहाँ पे न्यू मीडियम्स हो सकते हैं, ट्रांसमिशन स्पेसिफिकेशन वाइड एरिया नेटवर्क पे कौन क्या कर रहा है आपको नहीं पता। तो उसमें रिटेन करवा CSMA-CD का जो हमने फ्रेम का फॉर्मेट पढ़ा था इन द लास्ट वीडियो, काइंडली चेक इट आउट द लास्ट वीडियो, उसमें फ्रेम का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट होना चाहिए। और ईथरनेट में कंपैटिबिलिटी फिर मेगाबिट्स पर सेकंड से लास्ट लेयर से ऊपर की तरफ जब आएगी फिर वो गीगाबिट में एंटर करेगी बिकॉज ऑफ द बैकबोन स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ताकि ट्रैफिक अगर मिलियंस ऑफ पीपल भी उस सर्वर पे हिट कर रहे हैं तो ट्रैफिक एनहांसमेंट रुक जाए और कोलिजन अकर ना हो, ओवरहेड ना हो, आपकी डेडलॉक्स ना क्रिएट हो। और बेटरमेंट के लिए गीगाबिट्स ईथरनेट को हमें लेयर लास्ट पे एटलीस्ट 100 मेगाबिट्स मैक्सिमम स्पीड से लगाना होगा और मिनिमम पे हम काम नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें जो वायर्स यूज होनी है वो डेफिनेटली शॉर्ट वेवलेंथ की मल्टीमोड फाइबर केबल भी यूज हो सकती है 1000 बेस वाली, एंड लॉन्ग वेवलेंथ के लिए आपकी मल्टी और सिंगल मोड फाइबर भी यूज हो सकती है 100 बेस वाली। और स्पेशल टाइप की जो वायर है इसमें कोएक्सियल की जो लेस देन 25 मीटर का अगर है आपका जो लैन है छोटा है और मल्टीपल लैन्स भी है तो लेस देन 25 मीटर है तो ईच डायरेक्शन के लिए आप 1000 बेस वाली कोएक्सियल केबल भी लगा सकते हो। और अगर ट्विस्टेड पेयर लगानी है तो आप वहां पे 4 पेयर्स एटलीस्ट जिसमें कॉपर वायर के 4 पेयर्स हो CAT5 आप बाय डायरेक्शनल के लिए अनशिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल भी लगा सकते हो अगर 100 मीटर में है, ठीक है। और लेस देन 25 मीटर है तो आपका काम 1000 बेस वाली से भी चल जाएगा। ये बेसिकली वायर्स की टेक्नोलॉजी बताई जा रही है कि अगर लैन आपको ईथरनेट में भी हैंडल को करवाना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से भी कुछ आपको यूज करना है तो तब भी आप इनकी फैसिलिटीज को यूज कर सकते हो।
अब आ रहा है कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा आ जाती है मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन में, मीन्स कि अगर शेयरिंग में या इन्वायरमेंट, तो उसमें कोई इशू तो नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि हाई स्पीड कनेक्शंस वर्क कर रहे हैं विद द गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड के साथ। ऑटोमेटिकली वायर्स की कॉन्फ़िगरेशन अगर ठीक चल रही होगी, 1000 बेस टी आपका ट्विस्टेड पेयर केबल भी अगर प्लान में चल रहा है तो बहुत बेटर कंडीशंस में होता है। सो लार्ज कैपेसिटी में स्विचेस आपने स्टार टोपोलॉजी में लगा रखे हैं और लॉजिकली भी टोपोलॉजी चल रही है तो कोई इश्यूज नहीं आते, ज्योग्राफिकली भी कोई इशू नहीं आते। अगर ज्योग्राफिकल एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया आपकी सिटी कवर हो रही है तो उसमें भी गीगाबिट्स की स्पीड से ही चलेगा। और वैरायटी ऑफ जो स्टैंडर्ड ऑप्टिकल होते हैं हमारे वेवलेंथ के और डिस्टेंस के, जो 300 मीटर्स टू टिल 40 किलोमीटर्स तक वर्क कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स भी चल सकता है उसमें, 1 GB नहीं 10 गीगाबिट्स ईथरनेट की अगर आप रिक्वायरमेंट रखोगे फिर आपका काम पूरा होगा। अदरवाइज जो आपका छोटा है 1 गीगाबिट पर सेकेंड ईथरनेट का, वो हमारा 40 किलोमीटर्स तक वर्क नहीं करता, 300 मीटर्स तक ही रह जाता। पर आप अगर चाहते हो कि क्लैरिटी में 40 किलोमीटर्स तक जाए तो फिर वो हमारा काम 10 गीगाबिट्स ईथरनेट की स्पीड से। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द गीगाबिट ईथरनेट कॉन्फ़िगरेशन, कि जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर बैकबोन पे सर्वर कनेक्शन है तो उसको मिनिमम नहीं मैक्सिमम स्पीड 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की दोगे तो वो आपके वर्क ग्रुप्स के साथ वर्क कर पाएगा, क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे भी हो सकता है और वाइड एरिया नेटवर्क पे भी हो सकता है। और अगर आपकी स्पेस ज़्यादा बड़ी है, अगर जगह ज़्यादा बड़ी है तो उसमें फिर अगर मल्टीपल लैन्स वर्क कर रहे हैं तो उनको आपस में जोड़ने के लिए भी आप मैक्सिमम स्पीड पे रखोगे तो बेटर रहेगा। 1 गीगाबिट स्पीड आपकी इनर स्टेशंस पे चल सकती है, बट बैकबोन जो स्विचेस आपने लगा रखे हैं जिसमें सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेटलमेंट होनी है, उसमें आपको 100 गीगाबिट्स नहीं 10 गीगाबिट्स एटलीस्ट लेने पड़ेंगे। और ये है इधर नेट डेटा रेट। और आप डेटा रेट जब लोगे तो 50 ओम की मल्टी मोड फाइबर या 62 पॉइंट ओम की मल्टी मोड फाइबर हमें लगानी पड़ती है, क्योंकि सोच के देखिए वाइड एरिया नेटवर्क कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं तो वायरलेस टेक्नोलॉजी वर्क कर रही होती है। तो उस केस में भी जब वायरलेस टेक्नोलॉजी आपकी वर्क कर रही है तो उसमें कोएक्सियल या ट्विस्टेड पेयर काम नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ वो वायर टेक्नोलॉजी है और आप ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया पे वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको ईथरनेट गीगाबिट्स वाले में हमेशा फाइबर ऑप्टिक्स पे एंटर करना ही पड़ेगा। फाइबर ऑप्टिक्स की ये पोजीशन लास्ट बिट है हमारी लोकल एरिया नेटवर्क की, कि आपने जब स्मॉल नेटवर्क लेना है तो फाइबर ऑप्टिक्स मींस अगर आपकी कंट्री जा रही है एंट्री में तो 50 ओम 62.45 ओम भी ले सकती है। आगे जा रही है बेस लाइन सिंगल मोड फाइबर है तो आपकी 10 GB वाली है बेस लाइन तो सिंगल मोड फाइबर ले लो। अगर आपकी जो 10 GB बेस ई वाली है मींस आपकी क्लैरिटी में मैन में जोड़ रहे हो तो एल वाली ले लो, शॉर्टर है लैन वाली। और अगर आप उससे भी आगे जा रहे हो तो ई वाली। और सिंगल मोड फाइबर भी चल सकती है, 50 मोड वाली भी, 50 ओम वाली भी और 62.5 ओम वाली भी, कोई भी आप चला सकते हो। और कॉपर ऑल्टरनेटिव अगर वहाँ पे लग सकते हैं कि कॉपर वायर लगनी है या कोएक्सियल लगनी है तो 10 बेस टी कैट 6 अप टू 55 मीटर एंड 6A अप टू 100 मीटर तक आप यूज कर सकते हो। उससे आगे अगर करोगे तो फाइबर ऑप्टिक्स की कोई भी डेटा रेट आप उठा सकते हो। दिस इज द IEEE स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन रेट्स। इसमें से कोई भी प्लगइन आप करोगे इन ऑल ओवर द वर्ल्ड तो किसी में भी कोई प्रॉब्लमेटिक फेस नहीं आएगा। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द local area network. And if you have any type of question or query regarding any video of the local area network, kindly comment into the comment box. Reply will be given within the 24 hours. And it's my humble request to all of you, don't be hesitate to ask any type of question in this channel. That channel is definitely for to all my lovely subscribers. So thank you so much for you subscribe my channel, and if you feel that the channel is really helpful to all of you, kindly like, share and subscribe the videos with your loved ones, that all grab the good knowledge. So the next part of the computer networks definitely
will be uploaded very soon with the new topic, the new tutorial part, and this is the last part of the local area network. Hope so you enjoy all the series of the local area network. So till then, take care. God bless you. Thank you.